सभी को नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल काल चक्र इतिहास की यात्रा में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपना जो टॉपिक है भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। देखिए, इतिहास पूर्व काल की घटनाओं का संग्रहण होता है, अर्थात ये उस काल की घटनाएं हैं जिस काल में हम नहीं जी रहे हैं, यानी हमारे जन्म के पूर्व की घटनाएं हैं। तो सीधी सी बात है कि उसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होगी, क्योंकि उस काल में हम तो थे नहीं। तो जिन जिन स्रोतों से इतिहास की पूर्व काल की घटनाओं की हमें जानकारी मिलती है, उन स्रोतों को इतिहास को जानने के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इन स्रोतों का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण किया गया है, वो 3 भागों में किया गया है: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। अर्थात हमें भारतीय इतिहास को जानने की जो जानकारियां हैं वो पुरातात्विक स्रोतों से मिलती हैं, साहित्यिक स्रोतों से मिलती हैं, और जो विदेशी यात्री भारत में भ्रमण के लिए आए थे उनके लिखे हुए विवरणों से भी मिलती हैं। सबसे पहले हम पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं। पुरातात्विक स्रोत से तात्पर्य है ऐसी भौतिक सामग्री जिनसे हमें इतिहास के संबंध में कुछ जानकारी मिलती है। ये स्रोत भौतिक रूप से होते हैं, जिनको देखकर हमें सीधे तौर पर जानकारी नहीं मिलती है। अर्थात जैसे कोई अभिलेख है, यदि उसकी लिपि और उसकी भाषा को हमने नहीं पढ़ा है तो उसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल सकती। जैसे सिक्के हैं, सिक्कों पर भी कुछ लिखा हुआ होता है, उसका समय है, वो अंकित हो सकता है, राजा या किसी देवी देवता के चित्र अंकित हो सकते हैं, जिससे हमें जानकारी मिलती है। तो उसके लिए भी हम उस काल की, जिस काल के ये सिक्के हैं, उस वक्त की लिपि, भाषा का हमें ज्ञान होना चाहिए। अर्थात सीधे तौर पर कहें तो पुरातात्विक स्रोत हैं, वो हमें सीधे तौर पर इतिहास की जानकारी नहीं देते हैं, उनसे हमें इतिहास बुलवाना पड़ता है, उनसे हमें इतिहास के तथ्य हैं वो उगलवाने पड़ते हैं, उस पर हमें काफ़ी कुछ शोध, रिसर्च भी करना पड़ सकता है। पुरातात्विक स्रोत ये ऐसे स्रोत होते हैं जो पूर्व काल में भौतिक संसाधन के रूप में प्रचलन में रहे थे, और बाद में समय का पहिया है, घूमता गया, काल बीतता गया और वो प्रचलन से बाहर हो गए, फिर किसी खुदाई में हमें मिल गए। तो ये स्रोत जो होते हैं वो भी हमें इतिहास के संबंध में जानकारी देते हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम अभिलेखों को ले सकते हैं, सिक्के हैं, चित्रकला है, मूर्तिकला, भवन है, स्मारक है और अन्य अवशेष इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम अभिलेख की बात करें। अभिलेख से तात्पर्य ऐसे लेख से है जो किसी कठोर सतह पर, अर्थात किसी पत्थर पर, किसी धातु पर या अन्य किसी वस्तु पर, जैसे बर्तन की सतह हो, उस पर लिखे हुए हो, वो अभिलेख की श्रेणी में आते हैं। यदि
अभिलेख शिलाओं पर लिखे हुए हैं, पत्थर की शिलाओं पर, तो वो शिलालेख कहे जाएंगे। यदि वो सिक्के पर हैं तो वो मुद्रालेख की श्रेणी में आ जाएंगे। यदि वो गुफाओं में लिखे हुए हैं तो वो गुहा लेख, और तांबे के पत्थर पर लिखे हुए हैं तो वो ताम्रपत्र लेख के अंतर्गत आ जाएंगे। अभिलेख जो सर्व प्राचीन हमें इतिहास में प्राप्त होता है वो मध्य एशिया के बोगस गोई नामक स्थान से प्राप्त होता है, जो ईसा पूर्व 1400 का माना जाता है, जिसमें वैदिक देवता इंद्र, वरुण, नासत्य आदि का विवरण हमें मिलता है। और यदि भारतीय अभिलेखों की बात करें तो सर्व प्राचीन जो शिलालेख है, स्तंभ लेख है, वो हमें मौर्य सम्राट अशोक के प्राप्त होते हैं। अशोक ने ईरानी सम्राट दारा से प्रेरित होकर अपने शासन में अपने राज्य की अलग अलग जगहों पर वहां प्रचलित भाषा और लिपि को मद्देनजर रखते हुए सम्राट अशोक ने अभिलेखों को स्थापित किया गया था। अर्थात जहां जो भाषा प्रचलन में है, जैसे सम्राट अशोक के अभिलेख जो हैं वो, यदि हम भारतीय सीमाओं की तरफ ध्यान दें तो वर्तमान की भारतीय सीमा है, वहां लगभग सभी जगहों पर ब्राह्मी लिपि में अशोक के अभिलेख मिलते हैं। और पश्चिमोत्तर भारत अर्थात वर्तमान में वो हिस्सा पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, वहां के अभिलेख जो हमें हैं खरोष्टी लिपि में मिलते हैं। खरोष्टी लिपि फारसी लिपि से प्रेरित थी और वहां खरोष्टी लिपि में अभिलेख लगवाने का अर्थ ये था कि जो ईरानी आक्रमण होते रहे हैं पश्चिमोत्तर भारत पर, तो काफी कुछ लोग हैं वो ईरानी लोग वहां भी बस गए और वहां जो सांस्कृतिक सम्मिश्रण हुआ उसके अंतर्गत उस इलाकों में ईरानी लिपि भी प्रचलन में आई। जैसे भारत में मुगल आए तो यहाँ फारसी लिपि आई, फारसी भाषा आई, उससे एक नवीन उर्दू भाषा का विकास हुआ। या जैसे अंग्रेज आए तो यहाँ के लोग अंग्रेजी जानने लग गए। इस तरीके से समय समय पर जैसे जैसे बाहर के लोगों का यहाँ पर आक्रमण होता रहा है तो उनकी जो जीवन शैली है, उनकी भाषा है, सांस्कृतिक विशेषता है, वो भी यहाँ के जीवन शैली में घुलती मिलती गई। और उससे भी हम आगे जाए कंधार की तरफ तो वहाँ जो अभिलेख हैं वो यूनानी और अरामाइक लिपि में मिलते हैं, क्योंकि यूनानियों के आक्रमण वहाँ तक होते रहे। हम सब जानते हैं कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के वक्त भी यूनानी आक्रमण, सिकंदर के आक्रमण होते रहे थे, तो वहाँ की भी भाषा है वो यहाँ तक पहुँच गई थी और लोग उसको थोड़ा बहुत जानते समझते भी रहे होंगे। इसलिए अशोक ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाओं और लिपि में शिलालेख अपने स्थापित करवाए। मास्की, गुज्जर्रा, निट्टूर, उदयगोलम नामक जो जगह है वहां पर सम्राट अशोक के जो शिलालेख है उसमें सम्राट अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। बाकी बहुत सारे जो शिलालेख हैं अशोक के, उसमें अशोक के लिए उपाधियां मिलती हैं। जैसे प्रियदर्शी, पाली भाषा में वहां प्रियदर्शी मिलेगा, जिसका हिंदी रूपांतरण करें तो प्रियदर्शी, देवों का प्रिय, देवा नाम प्रिय,
अर्थात देवों का प्रिय, ऐसी उपाधियां अशोक के लिए अशोक के शिलालेखों में मिलती हैं। और बहुत सारे ऐसे शिलालेख हैं जो समय समय पर अलग अलग राजाओं ने अपने शासन काल में, अपने राज्य काल में स्थापित करवाए। जैसे कुछ शिलालेखों की बात करूं तो हाथी गुफा अभिलेख, वो कलिंग राजा खारवेल के समय की राज्यकाल की घटनाओं का, युद्धों का उसकी विवरण देता है। जूनागढ़ अभिलेख वो रुद्रदामन के बारे में बताता है। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख वो समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख करता है जिसको हरिशेन ने रचा था। इस तरीके से जो अभिलेख हैं वो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। और भी बहुत सारे जो अभिलेख हैं वो आगे आगे जिस तरीके से टॉपिक चलता जाएगा आगे आगे आता जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अभिलेख हैं, उनका सब अभिलेखों का यहाँ जिक्र करना न तो उचित है और न इतना समय है। जैसे जैसे हर काल का इतिहास हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो आगे आते जाएंगे। सम्राट अशोक, अब शिलालेखों का जो अभिलेख है उनका इतिहास में कितना महत्वपूर्ण उसकी स्थिति है वो हम इन बातों से समझ सकते हैं कि सम्राट अशोक का इतिहास तो सिर्फ शिलालेखों पर ही आधारित है। हमें सम्राट अशोक के इतिहास की बहुत सारी जानकारी है, उसके राजत्व का दर्शन है, उसके शासनकाल की घटनाएं हैं, सम्राट अशोक की जनता के प्रति सोच है, वो सब कुछ हमें अशोक के अभिलेखों से मिलता है। उसके बाद हम सिक्के की बात करें तो सिक्का काफी पुराने समय से लेकर आज तक मुद्रा के रूप में प्रचलन में हैं। सिक्के आर्थिक मेरुदंड की जानकारी भी हमें उपलब्ध करवाते हैं और इसके साथ साथ में ये सिक्के जिस राजा के शासनकाल में प्रचलित हैं उसके राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास की भी हमें झलक देते हैं। जैसे ये सिक्के पर किसी देवता का चित्र है तो हम उस राजा की धार्मिक भावनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं जिस राजा ने वो सिक्का प्रचलित करवाया है। उस सिक्के पर अंकित समय से हमें उस राजा के कालखंड का पता चल सकता है और बहुत कुछ राजाओं के इतिहास और उनके कालखंड, उनके शासनकाल का जो समय है उसको सिक्कों पर ही हमने निर्धारित किया है, सिक्कों से ही हमने उनका अंदाजा लगाया है। बहुत सारे गुप्त शासकों के शासनकाल को हमने सिक्कों पर निर्धारित होकर ही समझा है। सर्वप्रथम सिक्के जो थे वो चांदी के थे और इनको आहत सिक्के कहा जाता था, जो ईसा की 5वीं शताब्दी पूर्व से हमें मिलने शुरू होते हैं। इन सिक्कों पर किसी राजा का चित्र, किसी देवता का चित्र या कोई समय अंकित नहीं होता था। उसमें विभिन्न चित्र हैं, जैसे मछली है, पेड़ है, सांड है, हाथी है, उनके चित्र अंकित होते थे। लेकिन किसी भी देवता, राजा या किसी भी समय का अंकन उन पर नहीं होता था। बाद में जैसे जैसे मुद्रा प्रणाली का विकास होता गया तो हमें सिक्कों में भी काफी कुछ बदलाव देखने को मिलता है। जो सिक्के भारत में हमें मिलते हैं वो सोने, चांदी, तांबे और शीशे के ही सर्वाधिक मिलते हैं। सबसे पहले चित्र
और समय उल्लिखित जो सिक्का है वो हमें इंडो ग्रीक जो शासक थे, जिन्हें हम हिंद यूनानी शासक कहते हैं, उनके समय के मिलते हैं। कुषाणों के समय हमें सिक्कों पर चित्र मिलने शुरू हो जाते हैं और सर्वाधिक सोने के जो सिक्के हैं वो गुप्त शासन काल में ढाले गए। सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के ढाले। इस तरीके से हमें सिक्कों से भी इतिहास को बनाने में, इतिहास के पुनर्निर्माण में बहुत सारी जानकारी मिलती है और सिक्कों का जो अध्ययन होता है उसे इंग्लिश में न्यूमिस्मेटिक या मुद्रा शास्त्र कहते हैं। अभिलेखों के इतिहास को और उनके अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। आगे हम चित्रकला की बात करें तो भारत में बहुत सारी जगहों से हमें चित्र भी प्राप्त होते हैं, लेकिन ये चित्रकला एक ऐसी चीज है जो समय के साथ में नष्ट हो जाती है। हम आज भी अगर कोई भी चित्र देखें, हमारे घर में लगे हुए चित्र देख लें, तो समय के साथ में वो धुंधले पड़ जाते हैं, उनके रंग फीके पड़ जाते हैं और थोड़े समय बाद में वो बिल्कुल साफ हो जाते हैं। तो चित्रों को एक बड़े कालखंड तक सहेज कर रखना संभव नहीं लगता। ऐतिहासिक जानकारी किस स्रोत से मिलती है, वो स्रोत समय को निर्धारित करता है। यानी हमें इतिहास की जानकारी यदि पत्थरों पर लिखे हुए अभिलेखों से मिल रही है तो पत्थर पर लिखे हुए अभिलेख हैं, बहुत लंबे समय तक वो रह सकते हैं, उनके मिटने का कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है, इसलिए वो रह सकते हैं। लेकिन चित्रकला है, चित्रकला जो है, चित्रों के रंग हैं, समय के साथ में उड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी ये भारतीय चित्रकला की एक विशेषता थी कि आज भी लगभग 1500 साल पुराने चित्र भी हमें अजंता की गुफाओं में मिल जाते हैं। उन चित्रकलाओं में उत्कीर्ण राजा, राजकुमार या सामान्य जीवन की जो झांकी हैं, उनको देखकर उस चित्र में जो लोगों को आभूषण पहने हुए दिखाए जाते हैं, कपड़े पहने हुए दिखाए जाते हैं, उनसे हमें काफी कुछ जानकारी मिल सकती है कि उस समय में आभूषण कैसे प्रचलन में थे, उस समय वेशभूषा कैसी प्रचलन में थी, सामान्य जनजीवन कैसा था, राजा राजकुमार का जीवन कैसा था। यह भी हमें चित्रों से बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। अजंता की गुफाओं में, अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एक स्थान है जहां पर 27 गुफाएं हैं और काफी गुफाएं हैं वो गुप्त काल की हैं। उन गुफाओं में बहुत ही सुंदर चित्र बने हुए हैं और उन चित्रों की विशेषता है कि अभी तक उनके रंग उड़े नहीं हैं, यानी अभी भी स्पष्ट तौर पर हम उन्हें देख सकते हैं। इनसे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे हम बात करते हैं मूर्तिकला। मूर्तियां पत्थर की बनी हुई होती हैं और उनके साथ साथ में धातु की बनी हुई भी होती हैं और भी बहुत सारे मिट्टी वगैरह से बनी होती हैं। जो पत्थर की मूर्तियां हैं, धातु की मूर्तियां हैं, उनकी उम्र है वो लंबी होती है। भारत में मुख्य तौर पर 2 प्रकार की मूर्तिकला प्रचलन में रही, एक गांधार कला और दूसरी मथुरा कला।
जो गांधार मूर्ति कला थी उसका प्रादुर्भाव कुषाण काल में हुआ और स्पष्टतः उस पर यूनानी प्रभाव था। जो गांधार इलाका है वहां यूनानी संस्कृति का काफी कुछ प्रचार रहा, क्योंकि सिकंदर और बहुत सारे शासक हैं वो भारत पर आक्रमण करते रहे और उन्होंने जो आक्रमण किए वो पश्चिमोत्तर भारत से किए। अर्थात ये जो इलाका है ये वाला पश्चिमोत्तर भारत है। यूनान इस तरफ था तो इनका आक्रमण इस तरफ होता था और ये जो इलाके थे उन्होंने जीते भी थे, जिसमें गांधार वर्तमान का पाकिस्तान वगैरह आते थे। यहाँ इनके काफी समय तक शासन भी रहा। तो गांधार की जो संस्कृति है, गांधार की जो कला है, भाषा है, वो यहाँ के क्षेत्रों में काफी कुछ घुल मिल गई। यही कारण था कि इन इलाकों में जो मूर्ति कला का विकास हुआ कुषाण काल में, उस पर यूनानी प्रभाव था। अर्थात बुद्ध की मूर्ति है तो उसमें उनका जो परिवेश है, कपड़े हैं, उनका केश विन्यास है, अर्थात जो बालों की साज सज्जा है वो यूनानी प्रभाव से अभिभूत थी। और मूर्ति कला का एक दूसरा जो केंद्र विकसित हुआ वो हुआ मथुरा में। यहाँ पर ये मथुरा कला जो थी वो विशुद्ध रूप से भारतीय थी, अर्थात इस पर कोई विदेशी प्रभाव नहीं था। इन दोनों कलाओं में, मथुरा कला हो या गांधार कला हो, इन दोनों कलाओं में बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण हुआ। आगे हम बात करें भवन स्मारक की, तो बहुत सारे जो महल हैं, वर्तमान में भी बहुत सारे राजमहल आपको मिल जाएंगे, स्मारक मिल जाएंगे, मंदिर मिल जाएंगे। उनसे हमें इतिहास के संबंध में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। भारत की बात करें तो आप यदि ध्यान से देखें या आपने कभी देखा हो तो उत्तर भारत के जो मंदिर हैं और उत्तर भारत के जो दूसरे भवन हैं उनकी स्थापत्य कला अलग है, और दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं उनकी स्थापत्य कला अलग है। दक्षिण भारत के मंदिर आप देखेंगे तो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, जो विषम संख्याओं में, अर्थात 3 मंजिला, 5 मंजिला, 7 मंजिला, 9 मंजिला, 11, 13, 15, इस तरीके से इनके जो मंजिलें होती हैं जिनको विमान बोला जाता है। ये द्रविड़ शैली के अंतर्गत आते हैं। द्रविड़ शैली, जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं वो शैली द्रविड़ शैली कही जाती है। जो उत्तर भारत के मंदिर हैं वो नागर शैली कही जाती है, और दक्षिणापथ के हैं अर्थात बीच के हैं वो बैसर शैली के अंतर्गत आते हैं। जो नागर शैली है, उत्तर भारत के आप मंदिर देखें तो शिखर होता है ऊंचा सा, इस तरीके का शिखर होगा, इस तरीके का। और कुछ कुछ मंदिर हैं उत्तर भारत के, उनकी निर्माण कला इस तरीके की होगी। इसको गुंबद बोलते हैं। ये शिखर कहा जाता है। जो शिखर है वो भारतीय वास्तुकला का नमूना है, और गुंबद है वो इस्लामी आक्रमण
जो हुए तो वहां की ये शैली गुंबद है भारत में प्रचलन में आई। गुंबद है, मेहराब है, मीनारे हैं, ये सब इस्लामी स्थापत्य कला के नमूने हैं। ये शिखर विशुद्ध भारतीय कला है और साथ में इन मंदिरों के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होता है जिसमें प्रदक्षिणा श्रद्धालु देते हैं। द्रविड़ शैली है, उसमें विमान होंगे जो विषम संख्या में होंगे और मंदिर जो गर्भगृह है जिसमें मूर्ति स्थापित है उसके बाहर की तरफ मंडप होता है जो चारों तरफ से खुला होता है और जो 4 खंभों पर, 8 खंभों पर, 16 खंभों पर स्थापित हो सकता है। वो मंडप मंदिर में भजन कीर्तन या सांस्कृतिक नाटक क्रियाकलापों के लिए इस्तेमाल होते थे। और द्रविड़ शैली में जो मेन गेट होता है, जो मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार होता है, उसको भी बहुत ही स्थापत्य शैली में विकसित किया गया जिसको हम गोपुरम कहते हैं। गोपुरम दक्षिण भारत में जो मंदिर बनते हैं उनके मुख्य द्वार को कहा जाता है और ये मुख्य द्वार बहुत ही अलंकृत तरीके से निर्माण उनका किया जाता है जो अपने आप में ही भव्य होते हैं और ये बताते हैं कि जब मुख्य द्वार इतना भव्य है तो मंदिर कितना भव्य होगा। और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए इतिहास में तो हम देखेंगे कि गोपुरम है वो मुख्य मंदिर से भी ज्यादा अलंकृत होने लग गए। इसको भी हम विस्तार से आगे पढ़ते जाएंगे। आगे की बात करें तो अवशेषों में हमें जो बहुत सारी चीजें हैं जैसे मुहरे हैं। जैसे ही मुहर शब्द आता है तो हम सोने के सिक्के से समझ बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, एक सिक्का जो अकबर ने अपने शासनकाल में प्रचलित किया था जो सोने का था, उस सिक्के का नाम मुहर था। उस सिक्के का नाम मुहर था। अब यह सिक्का बहुत प्रचलन में रहा और मुगल काल के बाद में अंग्रेजों का शासनकाल आ गया और उसके बाद में हम हैं। तो ये जो मुहर जो शब्द है ये अब भी काफी प्रचलन में है और जैसे ही मुहर शब्द आता है हम सोने के सिक्के से उसका अर्थ निकाल लेते हैं। हाँ, सोने का सिक्का था मुहर, लेकिन मुहर से हम जब भी प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो मुहर से मतलब होगा मुद्रांकन, जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें मिलते हैं। आपने बहुत सारी किताबों में चित्र भी देखे होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में मुहर मिलती थी जो सैल खड़ी के पत्थर और मिट्टी की बनी हुई होती थी। वो मुहरें, उन पर कुछ सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में उत्कीर्णित होता था और किसी भी पशु पक्षी का उस पर चित्र होता था। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि ये मुहरें व्यापार का माध्यम होती थी, अर्थात मुद्रा विनिमय के रूप में नहीं, वो धन के रूप में इस्तेमाल नहीं होती थी। वो किसी भी व्यापारी व्यवसाय के एक चिन्ह के रूप में इस्तेमाल होती थी। आज हमने पुरातात्विक जो स्रोत है उसके बारे में पढ़ा है। भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों में पुरातात्विक स्रोतों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बाकी के जो स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है, अर्थात जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, उनमें कुछ प्रशिक्षित भी हो सकता है, कुछ जुड़ भी सकता है, वो नष्ट भी हो सकते हैं। लेकिन पुरातात्विक जो स्रोत हैं उसमें कुछ जुड़ नहीं सकता। ये तो जैसे पहले थे वैसे हैं। हाँ,
इनमें हमें बहुत कुछ रिसर्च करना पड़ता है और उसके बाद हमें इनसे पुख्ता जानकारी मिलती है। उस जानकारी को फिर झुठलाया नहीं जा सकता। आगे के खंड में हम साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण को पढ़ेंगे।